नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का करेंगे विमोचन। गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का करेंगे शिलान्यास। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अहम बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी के महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे भाग। भारत ने ब्रिटेन में खोला अपना चौथा वाणिज्य दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में किया उद्घाटन। कहा, आपसी संपर्क, सांस्कृतिक, व्यापारिक और क्रिकेट संबंधों को मिलेगी मजबूती। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों के प्रस्ताव को फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का समर्थन। फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण योजना का उद्देश्य। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए अब इन सभी प्रमुख खबरों को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन समारोह में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु गुजरात सरकार के विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन भी होगा। गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और इंडो पैसिफिक के प्रभारी विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट भी शामिल हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूके के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया। I would also urge you to think of this consulate as really preparing for that era. That we are clearly anticipating a very big pickup in the relationship in the times to come. My experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. I'm very confident that the establishment of this consulate will give a fillip to the relationship. In fact, the first time we met, the Deputy PM raised 2 issues, which was one the consulate, the other was the flight.
अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जियोन आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। अर्मेनियाई विदेश मंत्री 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो कल 10 मार्च को नई दिल्ली के सप्रू हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देंगे। बाद में वो हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले अरारत मिर्जियान ने रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए 24 से 27 अप्रैल 2022 तक भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत और अर्मेनिया दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों में निहित मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। 2022 में भारत और अर्मेनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री की छत ढहने से दबे श्रमिकों में से 5 को बाहर निकाल लिया गया है। लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके के जीवन नगर में फैक्ट्री की छत ढहने से 6 श्रमिक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए थे। घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 29 वर्कर काम कर रहे थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, NDRF, सिविल हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस अभियान में NDRF की 2 टीमों के साथ साथ स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, अग्निशमन और कारखाना विभाग और नगर निगम लुधियाना सहित कई एजेंसियां शामिल हैं। ये सभी टीमें मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही है। और मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर खाक हो गए। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए DFO ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां BMC का काम चल रहा था। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के जीवन में सुधार होगा। इस चरणबद्ध योजना में मलबे को हटाने और बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। उन्होंने हमास को हटाने के आह्वान का भी समर्थन किया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन दूसरे चरण का समझौता अब तक शुरू नहीं हो पाया है। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के नागरिकों ने कहा कि अगर संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इजराइल ने हमास पर उन बंधकों को मारने का आरोप लगाया है जिनके बारे में हमास ने कहा था कि वे गाजा पर इजरायली सैन्य हमलों में मारे गए थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीरिया के तटीय क्षेत्रों में जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 745 नागरिक हैं। जाबलेह में बृहस्पतिवार को शुरू हुई हिंसा भूमध्य सागर तट तक पहुंच गई है। सीरियाई मानवाधिकार संस्था ने बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार सैनिकों के पिछले हफ्ते सरकारी सेना पर हुए हमलों में 16 सैनिकों के मारे जाने के बाद ये झड़पें शुरू हुईं। अर्धसैनिक बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में हमले किए। संस्था ने बताया है कि मृतकों में 125 सरकारी सुरक्षाकर्मी और 148 असद समर्थक आतंकवादी थे। हालांकि मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अरब लीग, इराक, मिस्र ने एक सुर में सीरिया हिंसा की निंदा की है, साथ ही सीरिया की सुरक्षा चिंता व्यक्त की है। वहीं अर्जेंटीना के बंदरगाह शहर बाहिया ब्लैंका में
भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाके से सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दरअसल इलाके में कुछ ही घंटों में 260 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अचानक आई बाढ़ से पुल टूट गए और पक्की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं जान बचाने के लिए लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली। फाइनल में दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। भारत बनाम न्यूजीलैंड आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल खेलने जा रहे हैं। साल 2000 में इससे पहले दोनों देशों ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला था, लेकिन उसमें न्यूजीलैंड की जीत हुई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल को लेकर भारत की जीत के लिए देश भर में फैंस उत्साहित हैं। जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के सारंगनाथ महादेव मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। कानपुर में राधा माधव मंदिर में भी भारत की जीत के लिए हवन किया गया। इंडिया फॉर चैंपियन ट्रॉफी, विराट गो ऑन, यू आर आवर इंस्पिरेशन, ऑल द बेस्ट इंडिया। एज अ इंडियन मैं तो चाहता हूँ इंडिया ही जीते, क्योंकि विराट कोहली ने परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया है, तो आई थिंक विराट कोहली अच्छा खेलेगा। और बॉलर में तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अगर वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलेगा। सबसे पहला आशा तो ये है कि इंडिया जीतेगा, बहुत दिन बाद ट्रॉफी उठाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि फाइनल है, तो पहले बैटिंग करके अगर स्कोर लगा देंगे स्कोर बोर्ड में तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि चेस नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप भी अभी अच्छे हैं। जैसे वरुण चक्रवर्ती बहुत विकेट निकाल रहे हैं। हम तो चाहते हैं इंडिया जीते, ऑब्वियसली थोड़ा चांस न्यूजीलैंड का भी है जीतने का, पर हम चाहते हैं इंडिया ही जीते। जीतेगा तो ऑब्वियसली इंडिया ही। और फैक्टर के अगर बोले तो इंडिया में तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अब तक बहुत ही अच्छा किया है। विराट कोहली भी फॉर्म में है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, ये बहुत खुशी की बात है। दिल से बोले तो पहले ही पॉजिटिव रहो, इंडिया जीतेगा। टेक्निकली बोले तो मैच अच्छा होगा। वहीं मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दुबई में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड के फाइनल मैच से पहले रेत कला के माध्यम से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं। टीम इंडिया की जीत को लेकर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कहा कि पूरा देश भारतीय टीम को शुभकामनाएं दे रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल मैच होगा। अराउंड द वर्ल्ड हर कोई भारतीय का नज़र और हर कोई क्रिकेट प्रेमी का नज़र क्रिकेट मैच पे है, और डिफरेंट वे से हमारा भारतीय टीम को सब लोग विश कर रहे हैं। हम लोग आज एन आर्टिस्ट, हमारा कला के माध्यम से इंटायर भारतीय टीम को हमारा बेस्ट विशेस है।
और सुपर संडे मैच होगा, सुपर मैच होगा, ये सबका एक्सपेक्टेशन है। और हम लोगों ने यहाँ पर 5 फीट हाइट का जो टीम इंडिया का कैप्टन है रोहित शर्मा, उनका स्कल्पचर्स बनाया है। उसके साथ एंटायर टीम को हमारा बेस्ट विशेष है कि गुड लक टीम इंडिया करके ये स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें कि 15 फीट लॉन्ग का क्रिकेट बैट क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बॉल को इंस्टॉल किए हैं और रोहित शर्मा जी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन है उनका स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पर। गुड लक टीम इंडिया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। पूरी दुनिया में इसकी अभी भी चर्चा चल रही है। देश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की, महाकुंभ को अद्वितीय बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है। इस महाकुंभ में विश्व भर से 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे। पूरी दुनिया से लोग जुटे और ये महाकुंभ के समापन के बाद भी पूरे विश्व में अब इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सनातन की शक्ति और भक्ति का उदय काल है, सनातन के अभ्युदय का काल है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत के आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, गुरुदेव बहुत बहुत आभारी आपका, आपने दूरदर्शन को समय दिया। और गुरुदेव आज हमें कुछ विशेष और भी बहुत कुछ बताएंगे कुंभ के अलावा, लेकिन मैं उस विशेष पर आऊँ। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो महाकुंभ का समापन हुआ, 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, आप भी वहाँ पर पहुँचे थे, कैसे आप देखते हैं इस अनुभव को, कैसे अपने शब्दों में समेटेंगे? महाकुंभ अद्वितीय था। ऐसी ना कभी कोई पहले हुआ है, ना देखा गया, सुना हुआ एक, और व्यवस्था इतना सुचारू रूप से की गई थी और करोड़ों श्रद्धालुओं का एक ही लक्ष्य था, वहाँ जाएं, वहाँ स्नान करें, अपना आध्यात्मिक पहलू को पहचानें। ये बात वहाँ पर दिखने को मिली। और मैं समझता हूँ ये जो महाकुंभ का जो असर है, ये गांव-गांव तक तो था ही, मगर अभी हर शहर के कोने कोने पे भी इसका उत्साह दिखाई दे रहा था भारत में, और विदेश में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि मानवता की सबसे बड़ी उत्साह के रूप में ये उभर आया है। गुरुदेव, यूँ तो महाकुंभ मतलब कुंभ जो है हर कुछ वर्ष में कुंभ होता है, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार विशेष क्या था? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 66 करोड़ लोग आए, सनातनी विश्व भर से जुटे आए और कुंभ में आस्था का स्नान करके चले गए, लेकिन वो संदेश क्या था जो इस महाकुंभ से विश्व भर में? देखिए, महाकुंभ का दुनिया के लिए ये संदेश है, हम वैविध्यता में एकता और एकता में वैविध्यता को जी सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब दो धर्मों के बीच में, दो संप्रदाय के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, इसको लेके विश्व युद्ध तक की घोषणा हो जाती है। यहाँ आके देखिए कितने सारे संप्रदाय, सब अलग अलग है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई अघोरी है, कोई नागास, और ये सारे संप्रदाय अपने अपने अलग अलग काम करते रहे, अपना कैंप लगा के बैठे हैं, मगर कहीं कोई मतभेद नहीं, कोई आपस में कोई संघर्ष नहीं है, विरोध नहीं है। तो ये दुनिया को ये संदेश है, आप वैविध्यता के साथ जी सकते हो, इसको उत्सव के रूप में मना सकते हो। ये उत्सव था गुरुदेव, जैसा आप कह रहे हैं, पूरा ये 45 दिन का एक उत्सव था, लेकिन इस उत्सव में कह सकते हैं कि सनातन की जो शक्ति और भक्ति है उसका ये अभ्युदय काल है, क्योंकि ऐसा किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया कुंभ में, लेकिन इसमें 66 करोड़ लोग अचानक आते हैं, खुद से आते हैं। यही दर्शाता है सनातन लोगों के दिलों में घर कर चुका है। जो नित्य नूतन है और पुरातन है, यही सनातन है। जो हर घड़ी नया है, अपने एक नई जीवन, नई उत्साह, नई स्फूर्ति देते हैं, यही सनातन है। भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, सेवा का प्रकल्प है। अब देखिए वहाँ लाखों लोग सेवा में लगे हुए थे, जुटे हुए थे,
कोई अपराध की घटना नहीं हुई, कोई चोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी तरह का अपराध नहीं है। सभी लोग एक तरह से मिलजुल के और आपस में सहयोग कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के तरह से भी 250 टन का वहाँ पर वितरण हुआ, भोजन वगैरह वितरण, और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं सबकी भोजन की व्यवस्था कर रही थी, रहने की, ठहरने की। एक ही संस्था ने सेवा प्रकल्प इसके साथ जोड़ रखा। गुरुदेव, सनातन तो विश्व बंधुत्व की बात करता है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। फिर भी कई बार जो हैं आक्रमण होते हैं सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदू धर्म पर आक्रमण होते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं? हम तो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम तो सबके भले की बात करते हैं, फिर भी ऐसा होता है क्यों? तो आक्रांत का स्वभाव से वो आक्रांत करते हैं, मगर रक्षा करना अपना जिम्मेदारी है। हमें रक्षक बन के खड़े होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करते तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। तो हमें धर्म की रक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है। गुरुदेव, जब मैं सनातन पर आक्रमण की बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आपके पास जो हैं पवित्र ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग जो हैं, सोमनाथ जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नाम जो है सोमनाथ का लिया जाता है, जिस पर 1026 में जो महमूद गजनी था उसने आक्रमण किया था। और अब जो है ये बताया जा रहा है कि उस समय जो आक्रमण किया था, जिस ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की प्रयास किया था, उसके अंश जो हैं आपके पास हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता है ये जानने की। हाँ, देखिए, हमारी जो संस्कृति ऐसी है, लाखों बार इस पर प्रहार हुए, इसको नष्ट करने की चेष्टा की गई थी, मगर वो शाश्वत है, वो अजेय है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो वो वहाँ की जो शिवलिंग तो वो हवा में थे, वो शिवजी ज़मीन का स्पर्श नहीं हो रहा था, वो तैरते थे। ये तो हमने सुना है ना, अपना हिस्ट्री बुक में, इतिहास में हमने ये पढ़ा है। अब वहाँ के वो कुछ टुकड़ों को अग्निहोत्री लोग लेके चले गए थे दक्षिण भारत में, और वो 1924 में उस वक्त की जो शंकराचार्य जी महाराज थे, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, उनके पास बताया तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 100 साल तक इसको आपको बाहर नहीं ले आना। तो उन्होंने कहा भारत आज़ाद हो जाएगा, बाद में करेंगे। फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने शंकराचार्य जी महाराज से बात करी, जयेंद्र सरस्वती जी भी थे, तो उन्होंने भी कहा कि जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा फिर करें। फिर अभी जो वर्तमान शंकराचार्य जी है, विजयेंद्र सरस्वती जी, तो उन्होंने कहा कि ये आप बेंगलुरु में से महात्मा जी हैं, आप उनके पास ले जाइए। तो वो हमारे पास लेके आए। तो कांची जो महासन्निधानम थे, बड़े शंकराचार्य, उनका संकल्प था ये ऐसे बेंगलुरु में हम हैं तो हमारे पास लाके इसको देना है। तो वो विजयेंद्र सरस्वती जी के कहने से फिर वो लेके आए कुंभ के अवसर पर। तो शंकर जी प्रकट हुए दोबारा। इससे पता चलता है शंकर जी को कोई मिटा नहीं सकता तो वो विभिन्न रूप में फिर प्रकट होते रहेंगे, वो अविनाशी है। क्या ये भारत की सनातन जो शक्ति है उसका प्रकटीकरण है इस रूप में? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कि भगवान के 5 कृत्य होते हैं, पंचकृत्य परायण बोलते हैं ईश्वर को। सृष्टि, स्थिति और प्रलय करना, फिर अनुग्रह करना, भक्तों का जो दुख दर्द दूर करना और उनको सुख दे, अनुग्रह करना, आशीर्वाद देना। फिर तिरोभाव माने छिप जाना, जबकि सबके हृदय में ईश्वर है मगर छिपे हुए हैं। वो इंतज़ार करते कोई अनावरण करे हमें। ऐसे ही सोमनाथ जी भी तिरोभाव में थे 100,000 साल, अब वो चाहते हैं उनका अनावरण हो जाए, प्रकटीकरण हो जाए, तो उनकी इच्छा से प्रकट हो गए।
तो क्या ये प्रभु की लीला है, इसको ऐसा कह सकते हैं? भगवान की लीला है, भगवान ईश्वर की लीला है ये। हाँ। तो पर गुरुदेव, बहुत सारे लोग तो अक्सर जो है प्रमाण मांगते हैं, तो बहुत सारे लोग भगवान श्री राम के जन्म को भी लोगों ने प्रमाण मांगे, तो अब क्या इस पर भी आपसे लोग प्रमाण मांगेंगे? नहीं, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो प्रत्यक्ष है उसका प्रमाण क्या दें? ये प्रत्यक्ष है। अब कोई सूर्य का प्रमाण मांगे तो क्या बोले? सूर्य प्रत्यक्ष है, ऐसे। मगर इसका वो जियोलॉजिकल जमोलॉजी के इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने देखा, जांच किया, फिर इन्होंने कहा इसमें अयस्कांत शक्ति है, आकर्षक शक्ति है। वो 140 गॉज है जो कभी किसी ने सुना नहीं, इतना उसमें मैग्नेटिक फोर्स है करके। तो ये अब इसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? क्या आप वो अभी बन रही है रूपरेखा, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बोलेंगे वहाँ पर सौराष्ट्र में इसको, वही तो वो सौराष्ट्र के सोमनाथ ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पर ले जाएंगे, वो फिर करें। पर खबरें अभी आ रही थी कि पूरे देश भर में जो हैं लोग इसके दर्शन कर सकें, ऐसा एक आपकी ओर से प्रयास चल रहा है? प्रयास है जी। रामनाथ से सोमनाथ तक, रामनाथ से विश्वनाथ और सोमनाथ, ऐसे करेंगे, कुछ योजना सोच रहे हैं। तो ये सब क्या फिर से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सब प्रभु की लीला है? सनातन का उदय महाकुंभ में, फिर उसके बाद सोमनाथ जी का प्रकटीकरण। जी जी, मैं ये सब क्या प्रभु की लीला है? कैसे इसको आप शब्दों में बांध? ये शब्दों में बांध नहीं सकते, ये इसका आनंद ही लेना है और समाज में सेवा करते जाना। ये आज मानसिक अस्वस्थता इतना ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में, देश में, जब तक वो अध्यात्म के पथ पे नहीं आते हैं तो जीवन में फिर अंधेरा अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरे से लोगों को बाहर लाने के लिए भगवान की तरह तरह की लीला होती। तो इसमें वो सबको ये आशा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, भाई जागो। तो आपने जैसा कहा अभी, इसको लेकर ये आध्यात्मिक जागृति का क्षण है भारत की। सही। तो क्या भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है? क्योंकि लोग यही चर्चा करते हैं। भारत विश्व गुरु है ही है, लोगों को सिर्फ पहचानना है बस। तो क्या कौन सी शक्ति भारत की जो है लोगों को पहचानने की आवश्यकता है अभी? अब भारत का मुख्य तो ज्ञान की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, यहाँ की बुद्धिमत्ता है, यहाँ से क्रियाशीलता है, हमारे यहाँ सब कुछ है, प्रतिभा है, इसीलिए भारत है। अच्छा जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को अद्वितीय बताया, साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला और डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत की। इसके साथ ही फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।